सपने में भी नहीं चूकी भैया, सपने में भी नहीं। इसी गांव में मेरी 10 पुश्तें जन्मी और मरी हैं। इसी मिट्टी ने मुझे पाला पोसा है। आखिर मैं जमीन से उखड़कर कहाँ जाऊंगा भैया, कहाँ जाऊंगा इस जमीन से उखड़कर। तुम ठीक कहते हो बरकत। साधारण किसान को मजहब और जात पात के झगड़ों के लिए फुर्सत कहाँ है। बेचारे 2 जून की रोटी कमाने में उनकी कमर टूट जाती है। अरे झगड़ा तो वो फैलाते हैं जिनके पास पैसा है, फुर्सत है, और जो दूसरे के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। सही कहते हो भैया, तो 2 नावें इधर ही आ रही हैं और भैया साथ में नवल भी है उनके। अरे जीतू भैया, मुझे तो वो ठाकुर रामभजन सिंह लगते हैं। और देखो देखो, साथ में उनकी लड़की कावेरी भी है। पर भैया ये तीसरा कौन हो सकता है? अरे जीतू भैया, तीसरा और कौन होगा, वही है अपना पलटू माझी। अरे भैया ये बताओ, पंडित माता जी ने उसको 2 लड़के, वो कहाँ चले गए? देखो जीतू भैया, उनका नाम मत लो। उनका नाम लेने से पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं कहता हूँ नर्मदा मैया चाहे जो करे, उन दोनों को अपने साथ जरूर ले जाए, पूरा गांव सुधर जाएगा। अरे बरकत भैया, जहाँ गांव होगा वहाँ 10 किस्म के लोग भी तो होंगे, कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी तो होंगे ना। देखो जीतू भैया, तुम्हारा कहना हम कभी नहीं डाले, लेकिन एक बात सुन लो, तुम भगत हुई सकत हो, ये दुनिया वाले तो ना है, ये सब तो अपनी चाल चलेंगे। हाँ, अपनी चाल। हाँ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो गणपत? अरे भैया तनिक उधर देखो, वो ठाकुर और की बिटिया कावेरी तुम्हारी ही झोपड़ी की ओर आ रहे हैं ससुरे। हाँ, अरे तो क्या हज हो गया? हम्म। हम हजरों की 2-3 झोपड़ियां तो बच गई हैं। उनको यहाँ आसरा नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे वो? अरे भाड़ में जाए, ठेका ले रखा का ससुर इनका, चले आ रहे हैं। अरे भैया ये बताओ, इससे पहले जब हम कहते रहे तो ठाकुर हमारे सीने बंदूक तानत रहा है, और पंडित माता जी में ससुरे के दोनों लड़का का नाम है इनका, हाँ, रघु चंदू, हमारे सिर में डंडा बरसावत रहे, चले आए आसरा मांगे, भगाओ सबका सारे ने। आज की बात अलग है गणपत। क्या तुमने नहीं दिया लोगों को अपने घर आसरा? भैया उनकी बात अलग है, उनकी जात अलग है, पर है तो हमारी तना गरीब लोग, बेमौके मौके जब जरूरत पड़ी हमारी सहायता किए हैं। हम तो कही थे कि ठाकुर और पंडित माता जी के कहने पर ही लोग हमने खिलाफ भड़कते थे। भैया सच कहा है, जान हमारे भले चली जाए, उनका आओ नाते में झोपड़ी के अंदर। हाँ, सुन लो कान खोल के। अरे गणपत भैया, ऐसी मुसीबत के समय पिछली बातें भूल जाया करते हैं। भैया ये बातें भूले जैसी ना है। अरे हम कही थे भैया, अरे ये लोग हम हर जगह से 10 कदम दूर चले वाले ये लोग नर्मदा में कूद कर उन्हें धर्म की रक्षा काहे नहीं कर लेते। आज जान आफत में पड़ी है तो सीतू भैया झोपड़ी सुझाई दे रही। अरे भैया ये धर्म ना है, ये खुदगर्जी, सिर्फ खुदगर्जी। हाँ, अब तुम ही समझाओ बरकत। अरे बरकत मुझे क्या समझाएगा, बरकत समझाओ कहती हो। भैया ये ठाकुर जो इसे क्या कहता है जानते हो भैया, इसको कभी अच्छी जगह नहीं थी गांव में, और पंडित ससुरा माता जी इसे मलेच्छ कहता है। कहता है मलेच्छों का इस गांव में रहने का कोई हक ना है। भैया सब जन बताओ, बरकत भैया क्या तुमका कभी गांव वाले बराबरी जगह दिए ना? तुम सही कहते हो गणपत भैया, पर आज की बात अलग है। आज इंसान की पैदा की हुई मुसीबत नहीं है। अरे मेरा तो ख्याल है कि ठाकुर झोपड़ी में खुद नहीं आएगा। अरे आएगा, जरूर आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? कोई जगह बची है अब तक? भैया हम तो कहे थे आएगा, देखना मीठी मीठी बातें करेगा, यहाँ हुआ रहेगा, खाएगा पिएगा, तान के सोएगा, और 12 तरह के बाद फिर से बंदूक तान के खड़ा हो जाएगा सीने पे दागे के खातिर। अरे गणपत, तुम क्यों तुम हो गए? हम सच बात कह रहे हैं, मार खौल है हमारे ऊपर है। भैया इस आपन का आसरा देना ठीक बात ना है। हाँ, आइए, अपना ही घर समझिए। ठाकुर साहब आज बिटिया, बीता अरे जा। नवल तनी कैसी आ बिटवा, ऐसी आ। चाचा, इन मुसीबतन का हिया का ले आया, आज ही आसरा मांग गया है, कल झोपड़ी में आग लगावे का होई, सबसे आगे खड़े हुई है। हाँ, अरे भैया हटा ससुरेन का लेके चले। क्या कह रहे हो चाचा? सच कही रहे हैं। हाँ। मैंने खुद यहाँ बुला के लाया हूँ। यह मेरे मेहमान हैं। मैं इनके बारे में कुछ भी गलत सलत नहीं सुन सकता। अच्छा, और सुन ले गणपत, ये झोपड़ी मेरी है, मैं चाहे जो करूँ। तो जाओ करियो अपनी मर्जी, पछताओगे। हाँ बताए गणपत, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ, पर आज की बात कुछ और है। अगर तुम लोगों ने ठाकुर और उसकी लड़की को यहाँ आसरा नहीं दिया तो मैं भी एक क्षण इस घर में नहीं रुकूंगा। बटेश्वर चाचा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप चले गए तो हमारे इस गांव से इंसानियत की तस्वीर मिट जाएगी। मैं इन्हें यहाँ बुला के लाया हूँ, इसलिए इस घर से मैं जाऊंगा। इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा, किसी को भी कहीं नहीं जाने की जरूरत है, ये मेरा घर है। गणपत, मैं अभी तेरे घर से आ रही हूँ। जा देख, तेरी लड़की इस धरती पर सरक उतार रही है। तेरी बिटिया कुछ बोलती नहीं गणपत,
लेकिन जो कुछ वो कर रही है ना उसे देख तो आ। तेरे को 10 पीढ़ियां तार दी है इस लड़की ने। जा तू भी उसका थोड़ा हाथ बटा दे। हमार बिटिया चंदा देख के आवत है वही। हाँ देखिए क्या करी। अरे ठाकुर साहब आइए आइए आइए, गणपत का बुरा मत मानिएगा, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। आइए। माँ तू कावेरी को भीतर ले जा। देख तो ठंड में कितना कांप रही है। मैं जाता हूँ, जरा गांव का हालचाल लेके आता हूँ। माँ बैठो ठाकुर। ठहरो बरकत, तुम यहाँ से नहीं उठोगे। तुम यहाँ से उठ गए तो हमारे सोचने का एक पहलू उठ जाएगा। बैठिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब रघुआ चंदू का नाम लालच जीतू, उन दोस्तों ने मुझे कहीं का नहीं रखा, मुझे लूट लिया। उन हरामजादों ने मेरी जीवन की कमाई लूट ली। अरे पर वो तो आपको बचाने गए थे ना, आपने उनके साथ मिलकर रघु चंदू को मारा। वो तो आपकी धर्म और इज्जत दोनों बचा रहे थे ना। अरे तुझे क्या मालूम बटेसर, ये वही दोनों थे जो मेरे घर पे डाका डालने आए थे। बटेसर चंदू रघु ने मैं सब कुछ कर डाला जिसे हम बयान ही नहीं कर सकते। अरे ठाकुर साहब, तो आपने उनको अपने घर में घुसने ही क्यों दिया? अरे गांव का कोई भी शरीफ आदमी उन्हें अपने पार्टी तक में खड़ा नहीं करता। यही तो मेरी मती मारी गई बरकत। मैं सोचता था कि पंडित के लड़के हैं, मुसीबत के समय मदद करने आए, इसीलिए मैंने नवल को दुत्कारा और उन्हें गले लगाया। पर मुझे क्या मालूम था ये हरामजादे मेरे ही गले में छुरी फेर देंगे। लेकिन बात क्या हो गई, कुछ तो बताइए। ना पूछो चीतू, पहले तो उन दोनों ने नवल को मार मार कर बाहर खदेड़ दिया और उसी समय रघु ने जबरदस्ती बंदूक उठाकर मुझ पर हमला करने लगा और जबरदस्ती सारे घर के रुपए और गहने एक संदूक में जमा करने लगा। मुझसे कुछ ना पूछो चीतू, मुझसे कुछ ना पूछो चीतू। यदि पलटू माजी उसमें न आता तो मेरी बिटिया कावेरी किसी को मुंह दिखाने लायक न रहती। वो पलटू माजी था तो जबरदस्ती हम लोग को नाव पर बिठाकर यहाँ तक लेकर आया, नहीं तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है ठाकुर। अरे इन दोनों लड़कों ने जो किया उससे सारा गांव कलंकित हो गया है। और पलटू मांझी कहाँ रह गया ठाकुर? अरे बटेसर उसको विश्वघर में जगह मिल गई होगी, फूट पट्टी जो है उसकी। ठाकुर साहब आपके साथ जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करिए। हम लोग गरीब हैं, हमारे यहाँ है क्या 2 बर्तन 4 दिन के अनाज। मगर भैया ठाकुर साहब को यहाँ दिक्कत होगी, हम लोग अछूत जो ठहरे। भाई छीतू अब ऐसी बातें ना करो। ठाकुर साहब इतने मुसीबत के समय में भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है इन हरिजनों के घर आने का। अब तक तुमने सिर्फ इनके बारे में सुना था, आज देख लो, परख लो। ठाकुर मुसीबत दिलों को पास लाती है, फिर शायद तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसा मौका ना मिले। इसका फायदा उठाओ ठाकुर। तुम ठीक कहते हो बटेसर, ठीक कहते हो तुम। चाची चाची। क्या हो गया बिटिया? अरे दादा कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ होगा बिटिया। अरे दादा विरसिया करा रही है, उसके बच्चा होने वाला है। चाची से। हाँ बिटिया चाची भीतर जा, कावेरी भी है जा। कावेरी भी यहाँ? हाँ बिटिया भीतर है। देखा बरकत, खुदा का कमाल, इधर नाश हो रहा है उधर सृजन। भैया इस टीले पर यह पहली संतान होगी इस बार में। देख लेना बरकत भाई, इस टीले पे नई जिंदगी का जन्म जरूर होगा। तुम लोग देख लेना, इस टीले पे नए इंसान का जन्म जरूर होगा। हुआ है और इसका गीत है कि सन्नाटे में तैर रहा है। अरे चंदा, ये गीत इस तरह जीवित रहेंगे। इन गीतों से ही तो मनुष्य की भीतर की जीने की शक्ति पता चलता है। तुम्हारी ये ऊंची ऊंची बातें मेरे तो समझ में नहीं आती। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अरे तो पढ़ती क्यों नहीं? अब इस उम्र में कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ा दूंगा। नहीं, मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी। मैं तुमसे पढ़ भी नहीं सकती। वैसे चोट तो बहुत नहीं आई, क्या बहुत मारा उन लोगों ने। ये लेप बना कर लाई हूँ, चोट की जगह लगा लेना।
उस समय कुछ क्यों नहीं बोली थी? अरे कैसे बोलती, वहाँ चच्चा थे, दादा थे, तुम भी अजीब हो। अरे नवाज, सुनता क्यों नहीं बेटा? मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। लगता है चाची बुला रही है, जाओ। अच्छा ये चच्चा, दादा, ठाकुर ये सब लोग कहाँ गए? परदेवी चाचा क्या गए हैं? वहाँ भी तो गांव के 10-15 आदमी ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। वो तालाब के उस पार वाला गंगाधर, हाँ, उसी की तबीयत खराब है। उसकी तो सभी भैंसें पानी में बह गई होंगी ना? बेचारे की सभी वैसे पानी में बह गई। उसकी तबीयत बहुत खराब है। माँ से काढ़ा बनवा रहा हूँ। क्यों नवल, जब ये बाढ़ उतर जाएगी तो सब लोग फिर बदल जाएंगे ना, फिर वही भेदभाव शुरू हो जाएगा और फिर वही मारपीट। नहीं चंदा, ये बाढ़ गांव वालों को कुछ जरूर सिखा के जाएगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। हर आदमी अपनी जात पात भूल रहा है, अपना धर्म भूल रहा है, आपसी बैर भूल रहा है। सबको एक ही फिक्र है कि दूसरों को कैसे बचाया जाए। हर देखना ये बाढ़ जरूर गांव वालों के दिलों में जमा हुआ सारा जात पात का कूड़ा कचरा बाहर ले जाएगी और इस बाढ़ के उतरते ही लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ सारा जात पात का बुखार भी उतर जाएगा। क्या ऐसा सच में होगा? होगा चंदा, जरूर होगा। तुम मुझे देखो, मैं बचपन में ठाकुर से कितना चिढ़ता था, उन्हें छूत गालियां देता था, पर अब मैं समझ गया हूँ घृणा करने से घृणा बढ़ती है, हिंसा करने से हिंसा बढ़ती है। खाई और गहरी होती है, पर यदि सत्य का आग्रह एक हाथ में आत्मा की पवित्रता और दूसरे हाथ में प्रेम लेकर किया जावे तो व्यर्थ नहीं जाता। तुम बटेश्वर चाचा को ही देख लो, उनके घर में ब्राह्मण, तेली, नीची जात वाले सबके लिए जगह है। तुम फिर ऊंची ऊंची बातें करने लगे। पढ़ने लिखने से पहले कितने बराबरी के लगते थे, पर अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अरे नवाज, सुनता क्यों नहीं है? गंगाधर के लिए खाना तैयार हो गया है। लगता है चाची बुला रही है तुम्हें। मैं चाहती हूँ। किससे बात कर रहा था अभी? चंदा से माँ। क्या फिर से वो बाढ़ के बारे में खबर लाई थी? आज दिन भर से यही तो कर रही है। लो, काढ़ा दिया हो जाकर। माँ, पर घर में सबके लिए अनाज तो है। फिलहाल तो है, तुझे बड़ी फिक्र पड़ी है अनाज की। माँ, कावेरी ने कुछ बात की अभी तो वो कुछ भी नहीं बोली, बराबर रोए ही चली जा रही है। तो उसे समझा माँ, ठाकुर साहब का दिल बहुत टूट चुका है। वह आते ही अपनी लड़की के बारे में पूछेंगे, तब क्या करोगी तुम? मैं जाता हूँ, गंगाधर को ये काढ़ा दे के आता हूँ। अरे छीतू भैया, छीतू भैया। हाँ बात है, अरे भौजी, का छीतू भैया भी परदेसिया से ना ही लौटे का? अभी नहीं रहा है क्यों? ना ही लौटे नहीं। अच्छा भौजी, तो बात पूछेगा रहा है उनका। क्या बात? भौजी बताओ, वो ठकुरवा ने तुम्हारे घर का पानी पी लिया का? बताओ तने। हाँ, ठाकुर साहब ने पानी पी लिया। का कहा पी लिया? हे राम, और उसकी बिटिया कावेरी ने? उसने अभी पी लिया। आखिर बात क्या है? ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे कोई इस खास बात ना है। अच्छा ये बताओ का खाना खाए इसका? खाना अभी बना नहीं है। हाँ देख लेना, वो खाना नहीं खाएगा। देखना तुम, हमका शर्त लगा कही दी खाना नहीं खाएगा। अरे देखना, जब खाना खाने की बात कही जाएगी तो मंगलवार के व्रत का बहाना करेगा। देख लेना तुम, हम हरिजनन के घर भी बरकत के रहते। ठाकुरवा खाना नहीं खाएगा, देख लेना। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। देख अरे ऐसा ना कहो गणपत, ठाकुर साहब इस समय बहुत दुखी हैं। माता दी के लड़कों ने उनकी पूरी जायदाद लूटी है और उनकी बेटी को पिछड़ा है। अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। अरे अब ठाकुरवा पता चली कि दूसरे की जायदाद हड़पे से दिल में कतना दुख होती है और दूसरे की इज्जत पर हाथ डाले से कतनी आत्मा का चोट आती है। अब पता चली ठाकुरवा। हाँ अरे ढंग से बोलो गणपत, ये ना बोलो तुम्हारी भी एक बेटी है और मैं कह दे रही हूँ ठाकुर साहब भी खाना खाएंगे और उनकी बिटिया भी खाएगी। तो भौजी तुम हो एक बात सुन लो, वो खाना नहीं खाएगा। अरे देखना तुम, इनका माया जाल बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। अपने पे पड़ेगी, आंख में आंसू भर लेंगे, ज्यादा हुई तो झुक के खड़े हो जाएंगे और इसी नौटंकी को हम लोग असल समझ रहे हैं। देख लेना ठकुरवा, तुमरे घर की रोटी का टुकड़ा भी नहीं तोड़ेगा। हाँ हम कह दे रहे हैं गणपत, ठाकुर साहब खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा भौजी, थोड़ी तंबाकू हो तो दे दो। परसों में हम 10 किलो चावल ला रहे हैं, सबके सब लोग खाएंगे। हम तो सोची बड़े परेशान हैं कि कल अगर बाढ़ ना उतरी तो कल क्या होगा, कहीं टीला मुर्दा न टीला ना बन जाए। अरे ऐसा ना कहो गणपत, अभी मेरे पास 1 बोरा चावल रखा है, तुम्हें कम पड़े तो उसमें से आके ले जाना। ठीक है, अच्छा तंबाकू दे दो फिर हम चले। बड़ा भैया परेशान है।
अच्छा भौजी एक और चिंता है, ये बताओ बाढ़ उतरे के बाद लोगन का क्या होगा? अरे भैया सबकी बात ऐसी जाएगी, गांव जिंदा रहेगा तभी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। सही कह रही हो, हम कर ही क्या सकते, जा रहे हैं। अरे कावेरी बिटिया, ओ कावेरी बिटिया, देखो बिटिया सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, पूरा गांव बह गया है, एक भी मकान दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ हर रात को दिए टिमटिमाते थे आज वहाँ मकान जैसा अंधेरा फैला हुआ है। आज किसी के जानवर बह गए हैं तो किसी का खेत, किसी का इकलौता बेटा तो किसी की इकलौती बेटी, और आज हर आदमी उजड़ गया है। बिटिया खाली तुम ही दुखी नहीं हो, तेरी आवाज में लोग नहीं है बिटिया। तूने मुझे माँ कहा है, गणपति की बात छूट है। देखो बिटिया ऐसा ही होता है, लोग जो है ये सब कुछ भी नहीं भूलते। नमन सही कहता है, इतनी मुसीबत के समय भी लोग जात पात भूलने के लिए तैयार नहीं है। नमन ठीक कहता है कि एक दिन ये भेदभाव जरूर मिटेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कुछ नहीं बिटिया, हम गरीब लोग ना मुफ्त का खा सकते हैं ना ही खिला सकते हैं। चल हम दोनों मिलकर बोरा भर चावल ही साफ कर लें, रोने से तो किसी का पेट भर नहीं जाएगा ना। चल बिटिया चल, तुझे मेरा हाथ ही बटा दे, चल चलो। नवल, मैं कहता था ना इस किले पे नए इंसान का जन्म होगा, नई जिंदगी का जन्म होगा। आज मेरी सारी बातें सच हो रही हैं। हाँ चाचा, अभी तो हर आदमी अपनी जात पात भूल रहा है, अपना धर्म भूल रहा है, आपसी बैर भूल रहा है। पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा चाचा कि ये बाढ़ उतरते ही लोग अपनी पुरानी जिंदगियों में वापस लौट जाएं। ये ठाकुर जब गंगाधर का सिर दबा रहा था, लोगों के सीने पे बंदूक तानने वाला ठाकुर बन जाए। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर ने गोली की भी ताकत देख ली और प्रेम की ताकत भी। उसे शायद पूरी जिंदगी में इस बात का एहसास नहीं था कि लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भी दूसरों का हित कर सकते हैं। पर चाचा ये बाढ़ तो उतरने का नाम ही नहीं लेती, पूरा पूरा गांव स्वाहा हो चुका है। अब आगे जाने क्या होगा? बाढ़ तो जरूर उतरेगी, हर बार उतरी है, आदमी हर बार बचा है। यह गांव अब नए सिरे से बसेगा और इसे वे लोग बसाएंगे जो मौत से लड़ रहे हैं। पर पंडित माता दीन और उसके दोनों लड़के रघु और चंदू, दोनों का पता नहीं चला अभी तक। तुम ठीक कहते हो नवल, पंडित माता दीन और उनके दोनों लड़कों का बचना बहुत जरूरी है। पंडित का यहाँ होना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है आज अगर यहाँ पंडित होता तो उस पे इसका जरूर प्रभाव पड़ता, और कहीं पंडित इस गांव से हरिजनों का काम उठा लेता तो मैं दूसरे गांव चला जाता। पंडित का बचना बहुत जरूरी है नवल। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। अरे ये छीतू अभी तक नहीं आया है, ये बरकत भी न जाने क्या कर रहा है। गद्दा हर एक का हालचाल ले रहे हैं, सबको ढांढस दे रहे हैं। छीतू दत्ता भी यही सब कर रहे हैं। आज मुझे ललित की बहुत याद आ रही है। अरे कौन? वो जो डॉक्टर हो गया है? हाँ चाचा, वही ललित। आज यह होता तो इन बीमार कराते लोगों को कितनी राहत मिलती, पर उसे तो शहर में जाकर दवाखाना खोलना था। हजारों कमाने थे और हजारों कमा भी रहा है। कल जब ये बाढ़ उतरेगी चाचा तो महामारी तो गांव को दबोच लेगी। फिर क्या होगा चाचा? ये शहर की ओर दौड़ कब खत्म होगी? अरे और लोग कहाँ गए? भाग पक गया है, अब तक तो सब खा भी लेते। कावेरी ने मिर्ची की चटनी भी पीस दी है। क्यों बटेसर चाचा, ठाकुर साहब खा लेंगे? अरे क्यों नहीं खाएगा, वह जरूर खाएगा। वह नहीं खाएगा तो हम में से कोई नहीं खाएगा। नवल, आज मेरे सारे विश्वास कसौटी पे कसे जाने हैं। देख तू छीतू, बरकत और ठाकुर को तो बुला ला। जी जद्दा, मैं चलता हूँ। अरे लक्ष्मी, क्या बात है? घर में कितनी थालियां हैं? केवल 2, एक तुम्हारे भैया की और दूसरी नवल की। और खाने वाले होंगे 5। क्या कोई पत्तल नहीं है? कैसी बात करते हो बटेसर? पूरे गांव के पेड़ तो पानी में भीगे हैं, पत्तल बनेंगे भी तो कैसे? अब तो सवाल एक घर में खाने का नहीं, एक थाली में खाने का आ गया है। फिर क्या होगा? अरे देखा जाएगा, जब इम्तिहान होना है तो पूरा ही हो जाए। अब तो तुम ही संभालना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा नहीं होगा, हम लोग के घर में कितने जगह बड़े आए पंडित जी। तुम्हें तो शांति वाली जगह करनी है। जिंदगी भर पंडित जी पाए लगी करते रहे, उनका गली का कुत्ता समझो है। अरे दफा हो यहाँ से, जगह देखे इनको। नहीं दादा, इस मुसीबत में पंडित जी कहाँ जाएंगे? तुम्हें मेरी कसम, उन्हें आज्ञा दे दो। चुप करो तुम, ऐसी करके अरे तुम नहीं जानती क्या? अभी दूसरा
थोड़ी देर बाद इसके दोनों लड़कियां रघु चंदू आएंगे। हमका नगर नरक ना बनावेगा यहाँ। अरे दादा, कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, उन्हें आश्रय दे दो। तुम चुप करो, आश्रय दे दो, चलो घर के आओ अंदर। पंडित जी, आओ। अरे आओ पंडित जी, गणपत के कहे का बुरा मत मानना, वो पागल है, उसकी बात का बुरा मत मानना पंडित जी, आप आओ। अरे आओ। अरे ये कावेरी भी यहीं पर है, ठाकुर कहाँ है? अरे वो बगल में परदेसी के यहाँ गए हैं, गंगाधर की तबीयत बहुत खराब है ना पंडित जी। तो ठाकुर भी जिंदा है। बेटी कावेरी, रघु और चंदू कहाँ है? क्या वो भी यहीं पर है? उनका कुछ पता नहीं है पंडित जी, हम तो सोच रहे थे कि वो आपके साथ होंगे। क्या कहा? अरे कहाँ गए मेरे बेटे? कहाँ गए? अरे ठाकुर ठाकुर ठाकुर, कहाँ गए मेरे बेटे? मुझे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बचाने गए थे, कहाँ गए ठाकुर मेरे बेटे? क्या कहा? मुझे मेरी बेटी को बचाने आए थे? अरे ये क्यों नहीं कहते माता दीन कि मुझे मेरी बेटी को लूटने आए थे? माता दीन, तुम्हारे लड्डू की तरह मेरी संतान होती, मैंने कब की तुम्हारे लड्डू गोली मार दी होती, पर मैं उन्हें। क्या कहा? क्या मेरे बेटों बारे तुम कुछ नहीं जानते? क्या बोलो तो बाहर से। पंडित, रघु और चंदू मिल जाएंगे, रो नहीं पंडित, भगवान सबका ख्याल रखता है, तुम इस तखत पर बैठ जाओ। अरे बरकर भैया, जरा किले का एक चक्कर तो लगाओ, देखो रघु और चंदू कहीं बाहर ना बैठे हो, शायद चोरी पकड़े जाने के डर से घरों में ना आ रहे हो। अच्छा भैया, मैं जाता हूँ। बैठिए ठाकुर साहब, बैठ जाओ पंडित, मैं तुम्हारी मुसीबत समझता हूँ, हम हरिजनों के यहाँ बैठने में तुम्हें तकलीफ हो रही है ना पंडित। सदियों की मानसिक गुलामी तोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, पर एक बार अंधविश्वास के आगे सत्य का अनुभव हो जाए तो यह जंजीरें खुद टूट जाती है। भैया तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, पर मेरे बेटों को क्या हुआ उनका पता लगाओ भैया। बरकत गया है पंडित जी, आप चिंता ना करें। देखो पंडित, अब अपने लड़कों का मोह ना करो। मैं सोचता था कि ऊंची जाति की संतान ऊंचे कर्मों वाली होंगी और पंडितों के लड़के दया माया से भरपूर होंगे, पर अब मैं समझ गया हूँ कि कीचड़ में ही कमल खिलता है और ब्राह्मणों के घर में भी चांडाल लड़के पैदा हो सकते हैं। एक तरफ छीतू का लड़का नवल सुबह से गांव में घूम घूम कर सबको आगाह करता फिर रहा है कि गांव में खतरा है, गांव में खतरा है, सब लोग टीले पर चलो, पर नहीं, हम में से किसी ने उसकी बात न मानी, सिर्फ इसलिए कि वह एक अछूत का लड़का है। आज अगर हम सभी लोगों ने उसकी बात मान ली होती तो गांव के सभी लोग, सारा अनाज, सारे कपड़े लत्ते और सारे जानवर यहाँ आ जाते, पर नहीं, अंधविश्वास और द्वेष हमेशा ही वे को झुठलाते रहे हैं पंडित। अरे वाह, यहाँ आकर तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, तो फिर तुमने नवल को क्यों मारा था? अपनी ऊंची जाति के झूठे अभिमान के कारण पंडित, अपने अंधे बड़प्पन के कारण पंडित। पर अब मैं समझ गया हूँ कि आदमी अच्छा बुरा अपने जन्म से नहीं होता, आदमी अच्छा बुरा अपने कर्मों से होता है। अरे पंडित, तुम्हारी क्या उम्मीद थी हम लोग को, तुम कैसे बच गए? अरे भैया ठीक सोचते थे तुम लोग, मैं बच नहीं सकता था, मुझे तो भगवान ने बचा लिया। मैं डूब रहा था, पता नहीं किसी तरह मेरे पास से एक लट्ठा गुजरा, मैं उसी लट्ठे से चिपक